नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इंतखाबी असास से मुतालिक बिल को आज लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 में वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का इल्तिज़ाम शामिल है। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, MIM, RSP, BSP जैसी पार्टियों ने इस बिल को पेश किए जाने की मुखालिफत की। कांग्रेस ने बिल को गौर खौस के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का मुतालबा किया। आज लोकसभा में कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। इसके जरिए से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 एंड 1951 में तरमीम किए जाने की तजवीज़ है। अपोजिशन अराकीन के अंदेशों को बेबुनियाद बताते हुए रिजिजू ने कहा कि अराकीन ने इसकी मुखालिफत में जो दलाइल पेश किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। पेश करदा बिल अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक है। मज़कूरा बिल की मुखालिफत में लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये पित्तू स्वामी बनाम हुकूमत हिंद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस लीडर का कहना था कि हमारे यहाँ डेटा सिक्योरिटी कानून नहीं है और माजी में डेटा के गलत इस्तेमाल किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ऐसे माहौल में बिल को वापस लिया जाना चाहिए और उसे गौर खौस के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस के ही मनीष तिवारी ने इस बिल के बारे में कहा कि इसको लाना हुकूमत की कानूनी सलाहियतों से बालातर है। इसके अलावा आधार कानून में भी कहा गया है कि इस तरह से आधार को नहीं जोड़ा जा सकता। मनीष तिवारी ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के शौकत राय ने बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी किए जाने का इल्जाम आयद किया और इसे बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ बताया। अलावाजी MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह आइन में मौजूद बुनियादी हुकूक और प्राइवेसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। यह बिल खुफिया वोटिंग के इंतजाम के भी खिलाफ है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत सारा विपक्ष के नेता अगर इस बिल पे अपना योगदान करते, अपना व्यूज देते, चर्चा करते तो बहुत अच्छा संदेश जाते। एक तरफ तो वो हाउस में हंगामा कर रहे हैं और चर्चा ठीक से होने नहीं देते, फिर सरकार को कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रहे। हम तो चर्चा चाहते हैं, इसलिए तो बिल यहाँ लेके आए हैं। और जब हम चर्चा चाहते हैं और बहुत ही शांति वातावरण में चर्चा होना चाहिए और इस वक्त ये हंगामा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिल है, चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में और जरूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। और कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है इसके बीच में कई चर्चा हुई है और बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज ये बिल यहाँ लेके आए हैं। सर, जब मैं कंसिडरेशन का लीव ले रहे थे उस समय मैंने इस बात को जिक्र किया था। हमारे कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। सर, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सारा पार्टी का सदस्य होते हैं और वहाँ दलगत से ऊपर उठकर के चर्चा होते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंडेशन किया है। मैं फिर से देश के लिए सदन के माध्यम से मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सर, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका रिपोर्ट क्या कहते हैं? द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट लिंकिंग ऑफ आधार नंबर विद इलेक्टोरल रोल विल प्यूरिफाई इलेक्टोरल रोल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत सारा विपक्ष के नेता अगर इस बिल पे मंशियात से मुतालिक नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 को पीर को राज्यसभा ने सूती ओर से मंजूर कर लिया। इसके साथ ही इसे पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बिल पर मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए कहा कि इसे लाने का मकसद सिर्फ उसकी एक शक में मौजूद तजादात को दूर करना है जिनका हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मंशियात के गलत इस्तेमाल का इल्म है और इस पर मुसलसिल कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने मुतालिका कानून में 2014 की तरमीम में तजाद की निशानदही की थी। उन्होंने कहा कि यही मामला त्रिपुरा हाईकोर्ट में भी आया था और उसने इस तजाद को फौरी तौर पर दुरुस्त करने के लिए कहा था। इसके लिए इस तजाद को दूर करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। बिल में तरमीम इस असलाह के अलावा कुछ नहीं रखती। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस जरूरी था क्योंकि अदालती हुक्म था और तरमीमी बिल का मौजू अदालती हुक्म के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि इस तरमीमी बिल का दायरा कम है, ऑर्डिनेंस को हटाकर यह बिल लाया जा रहा है। अदालत की तरफ से जिन तजादात की निशानदही की गई थी उनको दूर करने के लिए यह लाया गया। जिस वक्त अदालत ने तजादात की बात की थी उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास नहीं चल रहा था, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। Sir, I rise to move that the bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Would you like to speak? Sir, thank you for giving me this opportunity. You are speaking on reply also. So speak in form. Sir, I couldn't hear you, sir. No, since you reply also, you are going to speak. I can give in my reply, sir. Thought speak. So this is an ordinance replacing bill. I quite understand the opposition if they object to ordinances, but the ordinance had to come in because the parliament was not in session and there was an order of the High Court of Tripura which very quickly wanted us to take it up, and therefore we had to bring in the ordinance. And like the way rightly it is always pointed out that legislation should be the better route. Now, in order to replace the ordinance, we've come with a legislation. I wish the opposition participates in this debate and then passes this legislation which shall replace the ordinance. Thank you, sir. Sir, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट की मौतरी मामले में बातचीत के बहाने अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं और वो हुकूमत के झांसे में आने वाली नहीं है। खड़गे ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों की सुबह पार्लियामेंट हाउस में इस सिलसिले में हिकमत अमली बनाने के लिए मीटिंग हुई, जिसमें इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ना चाहती है और उसे इस चाल में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की 16 जमातें मुत्तहिद हैं, तो हुकूमत की तरफ से सिर्फ 6 जमातों के लीडरों को बातचीत के लिए मदद किया जाना उसकी चाल है। उनका कहना था कि तमाम अपोजिशन जमातों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ही पार्टियों को इस सोच के साथ बुलाया गया ताकि अपोजिशन में फूट डाली जा सके। देखो, ये चीप स्टेटमेंट है। ऐसे चीप स्टेटमेंट देने से कोई पार्टियां कमजोर नहीं होती। आपने गलती की, पहले मान लीजिए। रूल्स के किताब मुताबिक आपने सस्पेंशन किया है, रूल्स को वायलेट करके आपने सस्पेंड किया है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन वापस लो। इसमें क्या गलती है? एक और आप ऐसा एक चाल चल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं कि अपोजिशन को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 15-16 पार्टियां इकट्ठा होकर हम इस इशू पे लड़ रहे हैं, तो हमको डिवाइड करने के लिए सिर्फ आप 5 पार्टी के लोगों को बुलाते हैं और बाकी के पार्टी के लोगों को उसमें इनविटेशन भी नहीं है। तो ये जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, शायद जाते जाते ब्रिटिशर्स उनके ऊपर हाथ रख के चले गए शायद। देखो, ये चीप स्टेटमेंट है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट को चलाना और अवाम से जुड़े मसाइल पर बात करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में पीर के रोज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अपोजिशन के जरिए उठाए गए अवाम से जुड़े मसाइल पर ऐवान में बहस होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ना तो अपोजिशन को बोले देती है और न ही ऐवान चला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों और अवाम के दीगर मसाइल को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है, लेकिन हुकूमत मौका नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवाम को यह पैगाम देना चाहती है कि वो मुल्क के आम लोगों के लिए काम करेंगे।
कांग्रेस लीडर ने कहा कि लद्दाख के लोगों में रियासत का दर्जा देने के मामले पर काफी गुस्सा है और वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाना चाहते थे। उन्होंने इस सिलसिले में तहरीक इल्तिवा भी दी थी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने का मौका नहीं दे रही है। To raise the issue of Ladakh and the struggle that my brothers and sisters in Ladakh are going through, asking for their rights, for their status. So I wanted to support them and I wanted to raise their issue in the parliament. Unfortunately, the government doesn't allow us to raise it. So I want to send a message to everybody in Ladakh that we are with you and we are going to raise your issue. Unfortunately, the government is not interested in allowing us to raise your issue. आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। आपकी जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम चीज पे चर्चा करने के लिए आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार आकर, क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दे। राहुल जी, टेप लगा है कि फोन टेप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसीज का वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप हिंदुस्तान पहुंच गई है। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि इस मिसाइल सिस्टम को वेस्टर्न बॉर्डर्स के करीब तैनात किया जाएगा, जहां से ये पाकिस्तान और चीन के साथ वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स के खतरों से निपट सकता है। रूस और हिंदुस्तान ने अक्टूबर 2018 में S-400 की सप्लाई को लेकर डील की थी। इस बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पीर के रोज फोन पर बात की। इस बारे में वजीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन हाल ही में हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे। इस दौरान हुई बातचीत को आगे बढ़ाने पर हमने बातचीत की। हम फर्टिलाइजर की सप्लाई समेत दोनों मुल्कों के बीच ताउन बढ़ाने पर सहमत है। हमने दुनिया भर में हो रहे वाकयात पर भी बातचीत की। पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन ने बताया कि दोनों कायदीन ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। पनामा पेपर लीक मामले में साबिक मिस वर्ल्ड और अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन को पीर को दारुल हुकूमत के जामनगर हाउस में वाक़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया। ईडी ने आज ऐश्वर्या बच्चन को पेश होने का नोटिस जारी किया था, क्योंकि वो पहली 2 बार इस तरह के नोटिस पर पेश नहीं हो पाई थी। गैर मुल्की सरमायाकारी या दौलत रखने वाली 500 हिंदुस्तानियों की इस फहरिस्त में ऐश्वर्या
बच्चन का नाम भी शामिल है। ईडी नोटिस जारी करके इस फेरिस्त में शामिल तमाम लोगों से पूछगछ कर रहा है। इस फेरिस्त में ऐश्वर्या बच्चन के ससुर अदाकार अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। अदाकार अभिषेक बच्चन की अहलिया ऐश्वर्या बच्चन को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत नोटिस जारी किया गया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पनामा पेपर लीक केस की तहकीकात कर रही है, जिसमें ईडी, महकमा इनकम टैक्स और दीगर एजेंसियां शामिल हैं। इंडियन कोस्टल गार्ड और गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक मुश्तरका मुहिम में गुजरात साहिल पर एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली कश्ती से तकरीबन 400 करोड़ रुपए कीमत की 77 किलोग्राम हीरोइन जब्त की। अफसरान ने पीर के रोज ये जानकारी दी। गुजरात के डिफेंस पीआरओ ने एक ट्वीट में कहा कि आईसीजी ने रियासती एटीएस के साथ पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली कश्ती अल हुसैनी को हिंदुस्तानी आबी इलाके में 6 ड्राइवर्स की टीम के साथ पकड़ा। आगे की जांच के लिए कश्ती को झुकाव लाया गया। काबिल जिक्र है कि अप्रैल माह में इसी तरह की एक मुश्तरका मुहिम में कच्छ में जखाओ साहिल के पास हिंदुस्तानी आबी इलाके से एक कश्ती को पकड़ा गया था, जिसमें 8 पाकिस्तानी शहरी तकरीबन 15 करोड़ रुपए कीमत की 30 किलोग्राम हीरोइन ले जा रहे थे। गुजरात एटीएस ने मोरबी जिले से तकरीबन 600 करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग की खेप भी जब्त की थी। डीआरआई ने पहले कच्छ में मनिंद्रा बंदरगाह में 2 कंटेनरों से तकरीबन 3000 किलोग्राम ड्रग जब्त की थी, जिसके बारे में माना जाता है कि अफगानिस्तान से आई थी और आलमी बाजार में उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,81,874 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 3,952 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27,51,64,171 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,73,015 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,28,54,428 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 6,563 नए कोरोना केसेस मिले, 8,077 लोग रिकवर हुए और 132 की मौत हुई। अब तक 3,47,00,000 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस यानी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 82,267 है और 3,41,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। 4,77,000 से ज्यादा अफराद इस मोजी वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन की अब तक 137 करोड़ से ज्यादा डोजेस लग चुकी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने पीर के रोज राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। मांडविया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वैक्सीन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और तमाम जरूरी दवाइयों की सप्लाई और स्टॉक शुरू कर दिया है। मुल्क में अब तक 88% लोगों को वैक्सीन की पहली और 58% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसे और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई उस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर कमेंट होती थी और रास्ते पे कोई दूसरी बात हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति में पॉलिटिक्स के अलावा हम साथ में मिलकर जो लड़े होते तो आज हमें जो क्रेडिट मिली है दुनिया में, उससे और कोई जाली क्रेडिट हमें मिल सकती थी। और ये कोई विषय व्यक्ति का नहीं है, ये विषय नेशनल प्राउड का है, राष्ट्र का गौरव का है। आज आप कोई देश की दुनिया में कोई भी कंट्री में चले जाए और वहां जब कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बातचीत होगी तो हिंदुस्तान की ही सराहना करेंगे और आपके मुंह में भी वो हिंदुस्तान की सराहना करेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सरकार भाजपा वालों ने भारत में करके दिखाया। यही बात होनी है और इसलिए ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को साथ में मिलकर ही हमें उसका सामना करना होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी एक्टिव केसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन का इंतजाम और सुधार के साथ किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 99% लोगों को पहली डोज दे दी गई है, 70% लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। जो लोग दोनों डोजेस लगवा चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत है। ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए दिल्ली हुकूमत तैयार है।
आज ओमिक्रॉन की कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से डीडीएमए की मीटिंग हुई अभी थोड़ी देर पहले एलजी साहब की अध्यक्षता में, और ओमिक्रॉन का कितना असर हो सकता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कई एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था, उनके साथ चर्चा हुई। तो एक तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। बुखार थोड़ा सा होता है, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफ़ी कम चांसेस हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसमें हमें ये लगता है, एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की, कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा, ताकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो है वो सुदृढ़ रहे। दूसरा, आज एक निर्णय, इंपॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस, तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस मिले हैं। रियासत में अब मजमूई मुतासरीन की मजमूई तादाद 15 हो गई है। वहीं दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस मिले, वहां अब ओमिक्रॉन मुतासरीन की मजमूई तादाद 24 हो गई। वजारत सेहत ने बताया कि 12 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 12 लोगों का इलाज अभी जारी है। मुल्क भर में इतवार के रोज ओमिक्रॉन के 14 नए केसेस मिले थे। इनमें महाराष्ट्र के 6, कर्नाटक के 5 और गुजरात के 4 केसेस शामिल हैं। महाराष्ट्र में 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर हुए जांच में सामने आए थे। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए एक्सपर्ट्स ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला सुझाया है और इसे नाम दिया है बाईवेलेंट वैक्सीन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन की जो असर है उसका इन्फेक्ट करने का और म्यूटेशन को देखते हुए बूस्टर डोज भी इसे रोक नहीं पाएगा। जरूरत एक ऐसी वैक्सीन की है जिसमें वुहान का वाइल्ड वायरस हो और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी हो। एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया कि अमेरिका से हिंदुस्तान लौटा एक शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने कोरोना की दोनों डोजेस के अलावा बूस्टर डोज भी ले रखा था। अमेरिका की फाइजर कंपनी ने तो वैक्सीन के चौथे डोज यानी दूसरे बूस्टर की भी पेशकश कर दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर से बेहतर बाईवेलेंट वैक्सीन है जो एक साथ 2 वायरस पर अटैक करने में कैपेबिलिटी रखती है। यह बहस तब शुरू हुई जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेताया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते ओमिक्रॉन के केसेस 3 दिनों में दुगने हो रहे हैं। अमेरिका से मुंबई लौटा 29 साल का शख्स जब ओमिक्रॉन से मुतासिर मिला तो उससे जुड़ी एक बात ने एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। उस नौजवान ने वैक्सीन की 2 डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी ले रखा था। इससे यह सवाल उठता है कि वैक्सीन के 3 डोज लेने के बाद भी यह वायरस से महफूज क्यों नहीं था। दुनिया में मौजूद ज्यादातर वैक्सीन कोरोना वायरस के बेसिक रूप के स्पाइक प्रोटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पिछले 2 साल में इस प्रोटीन में कई म्यूटेशंस हो चुके हैं। सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ही 36 म्यूटेशंस है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन म्यूटेशंस की वजह से पुरानी वैक्सीन हमें ओमिक्रॉन से नहीं बचा सकती। ये सिर्फ
शदीद अलामात को कम करने और इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ाने में कारगर है। दूसरी लहर में भी डेल्टा वेरिएंट के साथ यही हुआ था। चूंकि ये कोरोना का बेसिक रूप नहीं है, वैक्सीन इसका इन्फेक्शन नहीं रोक पाई थी। आज जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, इससे मिलने वाले इशारों ने खौफ पैदा कर दिया। कमजोर आलमी इशारों के चलते आज हिंदुस्तानी बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और सेंसेक्स में 650 पॉइंट टूटकर कारोबार शुरू हुआ, जबकि निफ्टी 16,824 के लेवल पर खुला। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते असर ने बाजार को खौफजदा कर दिया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिकी और एशियाई बाजार नीचे गिर रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामलात बरतानिया में बहुत ज्यादा है, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक में भी उनकी तादाद तशवीशनाक है। शुरुआती मिनटों में ही बाजार में 850 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 861.63 पॉइंट यानी 1.51% की कमजोरी के साथ 56,150 पर आ चुका था और निफ्टी 270 पॉइंट यानी 1.59% गिरावट के साथ 16,715 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती आधे घंटे में बाजार को देखें तो सेंसेक्स 1,000 पॉइंट्स टूटकर कारोबार उसने किया। सेंसेक्स में 1.89% की गिरावट रही, जिसके बाद वो 55,935 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट पर था। जो शेयर सबसे ज्यादा नीचे आए वो टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और एसबीआई के हैं, जो 3 और 3.5% नीचे गिरकर उन्होंने कारोबार किया। फिलीपीन में आए तबाहकुन राय तूफान से हलाकतों की तादाद बढ़कर 208 हो गई है और 52 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। मीडिया ने रिपोर्ट पीर को दी है। दी मनीला बुलेटिन ने इतवार के रोज फिलीपीन की नेशनल पुलिस के तर्जुमान कर्नल रोड्रिक ऑगस्ट अल्बा के हवाले से बताया कि वसती वसाइस के इलाके में सबसे ज्यादा 129 समवात हुई हैं। इसके बाद मगरबी वसाइस में 22 समवात हुई हैं। अखबार के मुताबिक समुद्री तूफान से मुताल्लिका वजूहात की वजह से कारगा में 10, शुमाली मुन्नाओ में 7 और जुम्बुआंगा में 1 शख्स हलाक हुआ। दी मनीला बुलेटिन ने पीर को बताया कि तूफान के नतीजे में अमवात की तादाद 208 हो गई। 239 अफराद जख्मी हैं, जबकि कम से कम 52 अफराद लापता हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC समिट के अगले ही दिन अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजाई ने पाकिस्तान और उसके वजीर आजम इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई। करजाई अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के अनडिक्लेयर्ड एडवाइजर भी हैं, लिहाजा स्ट्रैटेजिक हलकों में उनकी बात को काफ़ी संजीदगी से लिया जाता है। इतवार के रोज इस्लामाबाद में मुनक्किद OIC समिट पर करजाई ने कहा था कि इमरान खान और पाकिस्तान हुकूमत को हमारे मामलों में दखलंदाजी फौरन बंद कर देनी चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान ने ही फैलाई है। इतवार के रोज OIC समिट के दौरान इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले अफगानिस्तान की वजह से होते हैं, वहाँ इस्लामिक स्टेट समेत कई दहशतगर्द तंजीम मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्क इस बात पर ध्यान दें कि अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत है। अगर वक्त रहते अफगानिस्तान की मदद नहीं की गई तो वहाँ हालात बदतर हो सकते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग को कातिल करार दिया। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मारिया बाटिरों से बात करते हुए उन्होंने ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग एक कातिल हैं जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया। हालांकि कोरोना से पहले हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने जो बाइडेन को भी आड़े हाथों लिया। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, वो एक कातिल है, लेकिन एक शख्स पर हमारे बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे एक वक्त पर। साबिक अमेरिकी सदर लगातार ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन के एक लैब में तैयार हुआ था, जहां से चीनी ओहदेदारों के हुक्म पर उसे पूरी दुनिया में फैलाया गया। ट्रंप ने कहा कि जब कोरोना वबा आई तो शी जिनपिंग और उनकी दोस्ती खत्म हो गई। हालांकि ट्रंप के 2016 में इख्तियार संभालने के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। अमेरिका के साबिक सदर ने हुकूमत में रहते हुए कई बार चीन पर तीखे बयान दिए थे और ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी। जो बाइडेन को आड़े हाथों लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन के सदर से डरते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कोरोना वायरस के ओरिजिनेशन का पता लगाने के लिए अपने ओहदेदारों पर जोर नहीं डाला। ट्रंप लगातार ये इल्जाम भी लगाते रहे कि बाइडेन अमेरिका के सदर की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।